तो दोनों डेटा मैंने कलेक्ट करा, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करा और उसके बाद दोनों डेटा को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, समझा, उसके ऊपर काम करा। मानो 50 मार्क्स 5 बच्चों के, 60 मार्क्स 7 बच्चों के, 70 मार्क्स 8 बच्चों के। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, जो हम लोग क्लास 8 में सीखा था। तो स्टैटिस्टिक्स का मोटा मोटा आपको बेसिकली मतलब समझ में आ गया होगा। डेटा को कलेक्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब उससे कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना। हाय 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 हाय, क्या हाल चाल सभी के। वेलकम 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 एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स आपकी क्लास 9th का जो एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, रीजन बीइंग पहले इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें हुआ करती थी, पर सीबीएसई ने भाई साहब सिलेबस डिलीट कर दिया, बहुत सारी चीजें हटा दी। अब क्यों हटा दी? क्योंकि सेम चीज क्लास 10th में भी पढ़ाई जाती है। तो उन्होंने सोचा कि बॉस क्यों ना क्लास 9th और क्लास 10th में जो कॉमन चीज है वो तो क्लास 10th में ही रखते हैं, है ना। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्लास 9th का आपका स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स पर कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। ये 1 घंटे में आपको मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स बेसिक से एडवांस तक एकदम क्लियर कर दूंगा बॉस। स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वन शॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बारे में बात करें तो टॉपिक टू बी कवर्ड बॉस बहुत सिंपल चीजें, हम लोग 2-3 तरीके के ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद उसको अपन लोग अरेंज करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं। कहने का मतलब क्या भाई, मानो मेरे पास दो स्कूल्स हैं, ठीक है। मानो एक सागर पब्लिक स्कूल है, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, समझ में आया। अब मेरे को इन दोनों स्कूल्स में से बच्चों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। या तो इस स्कूल की सेलेक्ट करूंगा या तो इस स्कूल के बच्चे सेलेक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपने एकेडमिक में कैसे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्योंकि भाई इन दोनों स्कूल्स में से मुझे किसी एक स्कूल को सिलेक्ट करके ओलंपियाड में भेजना है, तो जाहिर सी बात है जो मानो 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 मैथ्स ओलंपियाड में भेजना है, तो जाहिर सी बात है दोनों स्कूल के मैं मैथ्स के मार्क्स देखने वाला हूं स्टूडेंट्स के। समझ में आया? मैंने इसके डेटा कलेक्ट करा, मतलब मार्क्स कलेक्ट करे, मतलब मैंने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। यहां पर भी डेटा यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैंने इधर उधर करके लिखा। इधर उधर करके मतलब अच्छे से लिखा। अच्छे से लिखने का मतलब इस तरीके से लिखा कि वो मेरे को उससे कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स बहुत इजीली मैं निकाल पाऊं। तो दोनों डेटा मैंने कलेक्ट करा, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करा और उसके बाद दोनों डेटा को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, समझा, उसके ऊपर काम करा, है ना। और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि बॉस सागर पब्लिक स्कूल के बच्चे एकदम होशियार लग रहे हैं, ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट मार्क्स स्कोर करें, तो इनको उठा लेता हूं। तो समझ में मोटा मोटा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं क्या है। अब आप लोग को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप लोग YouTube चलाते होंगे, कभी आप ऑब्जर्व करना, मानो आज आपने YouTube पे भुवन बाम के 3-4 वीडियोस देखे, आपने फोन रख दिया, कल आप सुबह उठे, आपने फिर से अपना फोन खोला, YouTube खोला, आप अगर नोटिस करोगे तो आपको YouTube के सामने से सजेशन आता है कि भाई लीजिए ये भुवन बाम के 3-4 वीडियोस और देखिए। होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई पीछे मानो इंस्टाग्राम है तो पीछे कोई बैठा है या फिर यूट्यूब पे कोई बैठा है पीछे, जो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है। आप उनको डेटा दे रहे, आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे अपनी, और वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके ये पता लगा रहे कि बॉस तेरे को ना इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद है। क्योंकि अगर तेरे को इस तरीके के वीडियोस दिखाए तो तू यूट्यूब पर ज्यादा समय अपना वेस्ट करता है और उनको वही चाहिए चपड़ा गंजू। समझ में आए? तो स्टैटिस्टिक्स का मोटा मोटा आपको बेसिकली मतलब समझ में आ गया होगा। डेटा को कलेक्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब उससे कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना कि डेटा कहना क्या चाह रहा है, डेटा बताना क्या चाह रहा है, डेटा बोल क्या रहा है, ठीक है। बट एनीवे, अच्छा अब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें कुछ है ना। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम लोग 3 ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं मानो डेटा यहां पे लिख देता हूं, डेटा यहां पर मैं पैराग्राफ के फॉर्म में या फिर नंबर फॉर्म में लिख देता हूं, तो उसको देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। और चलो आप तो एजुकेटेड हो भाई, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मैं भी चलो भैया टीचर वीचर बन गया तो एजुकेटेड है, ठीक है। पर मानो भाई कोई इंसान है जो एजुकेटेड नहीं है, वो इस डेटा को समझ नहीं पाएगा ना। सोच के देखो, अगर मैं डेटा नॉर्मली लिख दूं कि भाई 50, 55, 56 और उसके नीचे कुछ कुछ डाल दूं कि भाई ये 60 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो एक नॉर्मल आदमी इसको समझ नहीं पाएगा, पर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, हाँ या ना। तो डेटा को लेकिन अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में दूं, डेटा को अगर मैं ग्राफिकल फॉर्म में दूं,
कहने का मतलब कुछ ऐसा, कहने का मतलब कुछ ऐसा। तो एक नॉर्मल आदमी, भाई आप और हम तो समझ ही सकते हैं, पर एक नॉर्मल आदमी को ये डेटा समझ भी आता है प्लस इंटरेस्टिंग भी लगता है, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो डेटा को हम लोग इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या देते हैं? डेटा की मदद से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सो दैट एक नॉर्मल इंसान को वो इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ भी आए और उससे वो वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल पाए। क्लियर हुआ? तो बस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आइए शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले रीड कर लो भाई क्या लिखा हुआ है इन द प्रीवियस क्लास, मतलब भाई पुरानी क्लास, क्लास 8 वगैरह में, ठीक है? वी हैव स्टडीड हाउ टू अरेंज द गिवन डेटा इन टैबुलर फॉर्म। हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना भाई। यहां पे मानो नंबर लिखे हैं बच्चों के, और यहां पर ये लिखा है कि मानो 50 मार्क्स 5 बच्चों के, 60 मार्क्स 7 बच्चों के, 70 मार्क्स 8 बच्चों के। ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, जो हम लोग क्लास 8 में सीखा था, ठीक है भाई? बट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वेरी यूजफुल इन समराइजिंग द रॉ डेटा एंड प्रेजेंटिंग देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। भाई टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अच्छा तो है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन अच्छा तो है, लेकिन द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डू नॉट ऑलवेज प्रूव टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू द कॉमन मैन। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप टेबल फॉर्म में डेटा दोगे तो अच्छा तो लगता है, आसान तो लगता है पढ़ने में, समझ भी आता है, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कॉमन मैन के लिए, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट appealing and convincing ways of presenting the data is through pictures and graphs, because graphs or picture if drawn attractively are eye catching and make unwidely data easily intelligible। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, डेटा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको ग्राफ और पिक्चर फॉर्म में दिखाया जाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 3 तरीके के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आइए शुरू करते हैं बार ग्राफ से, है ना? तो बेसिकली दोस्तों बार ग्राफ में क्या होता है आपको कुछ बताता हूं, ठीक है? ओ भाई साहब इतना मोटा पेन क्यों है? ठीक है, जरा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों? बार ग्राफ में ये बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ में ये बार का मतलब होता है रेक्टेंगल्स, ठीक है? अब आप सब मुझे बताएं, रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है, एक तो रेक्टेंगल की लेंथ होती है और एक रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है। समझ में आया भाई? अब समझो, अगर मानो रेक्टेंगल ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कहूंगा, पर मानो अगर रेक्टेंगल ऐसा है तो उस केस में मैं रेक्टेंगल की लेंथ को उसकी हाइट कहता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ जाओगे ना? बहुत बढ़िया। तो रेक्टेंगल में 2 चीजें होती है, लेंथ, हाइट कह लो या फिर उसको ब्रेड्थ कह लो, ब्रेड्थ या फिर विड्थ कह लो। समझ में आया? 2 चीजें होती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, रेक्टेंगल की लेंथ बार ग्राफ में क्या बताती है? बहुत इजी, रेक्टेंगल की लेंथ आपको बताती है फ्रीक्वेंसी। रेक्टेंगल की लेंथ आपको क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? कितने टाइम वो ऑब्जर्वेशन अकर कर रहा है, कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन डेटा में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मानो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं 50 मार्क्स के आगे लिखता हूं, अगर मैं 50 मार्क्स या आपके एक्सआई की वैल्यू या फिर आपके मार्क्स की वैल्यू, जरा ध्यान देना 2 मिनट, है ना? या आपके मार्क्स की वैल्यू 50, 60, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 की फ्रीक्वेंसी 5, 60 की 7, इसका मतलब क्या? 50 मार्क्स 5 स्टूडेंट क्या है, 60 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स क्या है। तो ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आता है, ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आता है, उसको मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहता हूं। तो भैया रेक्टेंगल आपका लेंथ और ब्रेड्थ होता है ना? लेंथ आपकी रेक्टेंगल की क्या बताती है बार ग्राफ में? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ब्रेड्थ क्या बताती है दोस्तों? ब्रेड्थ आपकी यहां पर सेम रहती है, ब्रेड्थ यहां पे आपकी सेम रहती है। क्या बात समझ में आई? आइए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया? इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा स्वॉप्टेड। मैं क्लास 9 पे गया, क्लास 9 के बच्चों से मैंने पूछा, 40 बच्चों से मैंने पूछा उनका बर्थ मंथ, मतलब कौन कौन से महीने में पैदा हुआ, कोई फरवरी में, कोई जनवरी में, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, है ना? तो बस आपको डेटा समझ में आ रहा होगा, या आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आपकी वर्टिकल एक्सिस, या आपकी लेटी हुई एक्सिस या आपकी खड़ी हुई एक्सिस, या आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या आपकी वर्टिकल एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने बर्थ मंथ प्लॉट करा है, 12 महीने होते हैं, और वाई एक्सिस में मैंने फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लॉट करें। तो मैं समझ में आ रहा होगा
जनवरी के महीने में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, अगर आप ध्यान दो तो सारे के सारे रेक्टेंगल्स की ब्रेड्थ सेम है, सारे के सारे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ सेम है, विड्थ सेम है, और सारे के सारे रेक्टेंगल एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। ऐसा आपके बार ग्राफ के केस में होता है। रेक्टेंगल की हाइट, रेक्टेंगल की हाइट आपको क्या बता रही है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जनवरी के महीने में दोस्तों हाइट कितनी दोस्तों? 3 है। फरवरी के महीने में हाइट 4 है। मार्च के महीने में हाइट 2 है। अप्रैल के महीने में हाइट 2 है। समझ में आ गया तुम्हें? अगर मैं तुमसे पूछूं अगस्त के महीने में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं बॉस, तो अगस्त के महीने वाला रेक्टेंगल की हाइट देखो 6 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? बहुत इजी। बस तो बार ग्राफ, अच्छा बाय द वे आप इसको ऐसे ही बना सकते हो ना, इस ग्राफ में ऐसा नहीं है कि भाई इस ग्राफ में जरूरी नहीं कि आप बर्थ मंथ इधर ही लिखो, आप बर्थ मंथ इधर, फ्रीक्वेंसी इधर भी लिख सकते हो, तो फिर डेटा आपका कुछ ऐसा बनता, बार ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता, और ऐसा भी बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के महीने में कितने स्टूडेंट्स ने जन्म लिया भैया? नवंबर के महीने, नवंबर के महीने वाले रेक्टेंगल की अगर आप हाइट देखेंगे तो 4 स्टूडेंट ने। समझ में आया? 4 स्टूडेंट्स ने। ठीक है। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। कौन से महीने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने जन्म लिया है? भाई रेक्टेंगल सबसे बड़ा, कौन से रेक्टेंगल की हाइट सबसे बड़ी? अगस्त वाले। तो कौन सा महीना आ गया बॉस? अगस्त का महीना। समझ में आया? यस गुरुजी समझ आया। तो पेन चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा इस पेन में। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये आपका बार ग्राफ, आप सारी बातें समझ गए। बार ग्राफ में बार मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ आपके बार ग्राफ में सेम होगी हमेशा, रेक्टेंगल की लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी बताती है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर। एक बार ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, है ना? बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बोला? A family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads। दोस्तों इसको बोलते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। डेटा को हमने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो मतलब क्या है बॉस? भाई एक फैमिली है जिसके पास टोटल 20,000 रुपए, आप ऐसा समझिए, है ना, खर्चा करने के लिए। ठीक है। अब वो 20,000 रुपए में से खर्चा कैसे कर रहे हैं? ग्रोसरी पर 4,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, रेंट पर 5,000 रुपए खर्च हो रहा है, एजुकेशन बच्चों के, भैया बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना पड़ता है, हाँ 5,000 रुपए खर्च होता है, जो पढ़ते नहीं है बच्चे, हाँ। मेडिसिन में 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, फ्यूल में 2,000 रुपए खर्च हो रहा है, एंटरटेनमेंट कभी बोर हो जाए तो मूवी वगैरह देखना है, गेम वगैरह खेलने जाना है बाहर, तो 1,000 रुपए उस पर खर्च हो रहा है, और मिसलेनियस खर्चा भी 1,000 रुपए का है, मतलब आलतू जुलतू खर्चा हो जाता है ना कभी कभी भाई, है ना, वो 1,000 रुपए का है। तो 20,000 रुपए इस तरीके से फैमिली खर्च कर रही है। अपन को बार ग्राफ की मदद से इस डेटा को शो करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करो बॉस, आप एक वर्टिकल एक्सिस बना लो, आप एक वर्टिकल एक्सिस बना लो, और आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लो। समझ में आया? आप किसी भी एक्सिस में कोई भी चीज दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो एक्स एक्सिस में मैंने हेड्स ले लिए, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, है ना। मान लो यहां पे मैंने ग्रोसरी ले लिया, ग्रोसरी, यहां पे रेंट, यहां पे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ईओसी, एजुकेशन ले लो भाई, ई, है ना। फिर मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, फिर आपका मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, और यहां पर आपका मिसलेनियस खर्चा। ये दोस्तों आपका मिसलेनियस खर्चा, है ना। ये आपका काय का था भैया? ये आपका एंटरटेनमेंट का था। दिस वॉज फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। ये पूरा पूरा दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपका फ्यूल, आप समझ गए, फ्यूल, मेडिसिन, है ना। ये दोस्तों आपका फ्यूल, ये आपका मेडिसिन, ये आपका मेरे ख्याल से एजुकेशन था, एजुकेशन, ये आपका मेरे ख्याल में रेंट था, और ये आपका मेरे ख्याल में ग्रोसरी था। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी आपकी 1 से लेके 5 तक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बॉस एक एक यूनिट का गैप ले लो, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? बस अब रेक्टेंगल बना लो, बहुत इजी। तो ग्रोसरी का रेक्टेंगल, ग्रोसरी में खर्चा हो रहा है 4,000, बहुत बढ़िया। तो ग्रोसरी का रेक्टेंगल दोस्तों कुछ ऐसा जाएगा, ये 4,000 का। समझ गए बॉस? क्लियर है? क्लियर है ना। अब इसको दोस्तों मैंने कॉपी कर लिया,
ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, तुम्हें समझ में लगा ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बड़ी रैंडमली तुम समझ गए होगे यार, नहीं? हाँ गुरुजी समझ गए, इतना इजी तो है, क्या डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आसान है। अब बस रेक्टेंगल की आप हाइट चेंज कर दीजिए, है ना, 5,000 5,000 2,000 2,000, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों आपका 5,000 खिंच रहा है, ठीक है, ये आपका 5,000 खिंच रहा है, ये आपका 2,000 है, ये आपका 2,000 है, जरा देख लीजिएगा, है ना, हल्का फुल्का अगर कुछ हल्की सी मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर करें, है ना। ये आपका दोस्तों 1,000 है, दिस इज योर 1,000, ये आपका 1,000, ठीक है, और ये भी आपका 1,000, दिस इज ऑल्सो 1,000, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे रख लें, इसको आप ऐसे, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए ना, इक्वल स्पेसिंग होनी मांगता है बॉस, मिसलेनियस जरा कर लो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ गुरुजी समझ में तो आ गया, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए रेक्टेंगल्स के बीच में, उसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, और इन दोनों को थोड़ा सा मैं इधर खिसका देता हूं, एक सेकेंड, आप ऐसे खिसक जाएं, थैंक यू सो मच, ठीक है। बना लेंगे तो भाई सब लोग ग्राफ्स, है ना। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करा बॉस मैंने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, फटाफट इसको मैं लिख लेता हूं। तो एक्स एक्सिस पर मेरे हेड्स हैं जहां पर मैं खर्चा कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पर क्या है बॉस, मनी या फिर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, इन थाउजेंड्स, इजी, समझ में आ गया, ये आपका बार ग्राफ बन गया ना। चलिए मूविंग ऑन, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी दोस्तों बार ग्राफ की तरह होता है, पर इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आपको सिखाता हूं, ठीक है। अब जैसे ही आपका डेटा है दोस्तों, इसको अपन लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल्स का मतलब शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से एक बार बताता हूं, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या होता है, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, या आपकी अपर लिमिट, है ना। ये वाले क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई, ये आपको वेट्स दिए स्टूडेंट्स के, है ना। तो 30.5 से 35.5 केजी के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं। पर यहां पर दोस्तों कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। क्या बोला मैंने, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक बार आपको दिखा देता हूं, है ना, ये बता ही देता हूं, इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस स्लैश ग्रुप्ड, इसको ग्रुप भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्लैश ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बार देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, एक होता है आपका एक्सक्लूसिव, और एक होता है आपका इंक्लूसिव, है ना। एक आपका होता है, एक आपका होता है एक्सक्लूसिव, और एक आपका होता है इंक्लूसिव, ठीक है। क्या होते हैं बॉस एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, सिखाता हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना। मानो मैंने लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 5, मानो इसकी 6, मानो इसकी 4, और मानो इसकी 2, ठीक है। यहां पर देखना तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा। मानो यहां पे मैंने कहा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, और 40 से 49, ठीक है। एक दो चीजों का सबसे पहले मतलब समझे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलता हूं अपर लिमिट, इसको बोलता हूं अपर लिमिट, ठीक है। ये आपके क्लास इंटरवल्स है ना। तो दो चीज समझो, पहली चीज क्लास मार्क क्या होता है, अभी आपको आगे काम आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको आप नोट कर लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और क्लास साइज, और क्लास मार्क को मिड वैल्यूज भी कहते हैं, क्लास मार्क को मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल भी कहते हैं। क्लास साइज स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। क्या मतलब है अभी सीखो, ठीक है। मानो मैंने आपसे पूछा
इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क बताओ, यानी मिड वैल्यूज बताओ। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 30/2 15, तो इसका क्लास मार्क हो गया 15। इसका क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 90/2 45, तो इसका क्लास मार्क आपका, समझ गया तुम लोग क्या हो जाएगा, 45 है ना। ठीक है, क्लास साइज क्या होता है, मानो इस क्लास इंटरवल का मैं तुमसे क्लास साइज पूछ रहा हूं, तो क्लास साइज होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 40 माइनस 30, आपका 10 आ गया। यहां पर क्लास साइज क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई वो दो बेसिक बातें, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर क्या है, 20 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 20 है। 30 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 30 है। 40 यहां पे अपर लिमिट है, तो नेक्स्ट वाली की लोअर लिमिट भी 40 है। मतलब जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट। पर यहां पर क्या है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस बस ये होता है, डिफरेंस बस ये होता है कि भाई 20 यहां पर भी आ रहा है, 20 यहां पर भी आ रहा है। मानो ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो किसी स्टूडेंट के अगर 20 मार्क्स आए होंगे, किसी स्टूडेंट के अगर 20 मार्क्स आए होंगे, उसको मैं ऊपर गिनूंगा या नीचे गिनूंगा, उसको आप लोग दोस्तों नीचे गिनेंगे। ऑलवेज याद रखिए, एक्सक्लूसिव में आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिव में आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते मतलब इंक्लूड नहीं करते, और इंक्लूसिव में आप दोनों ही लिमिट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब किसी बच्चे के अगर 20 मार्क्स आए हैं तो उसको आप इधर इंक्लूड करोगे, किसी बच्चे के 29 मार्क्स आए हैं उसको आप इधर इंक्लूड करोगे, किसी बच्चे के 20 से 29 के बीच में आए हैं उसको भी आप इधर इंक्लूड करोगे। अब बेसिक मतलब क्या, एक बार सुनो आराम से, समराइज करता हूं, ठीक है। इसका मतलब किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए होंगे या 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए होंगे, उसको मैं इधर इंक्लूड करूंगा 5 स्टूडेंट्स में से। किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए होंगे या 20 और 30 के बीच में आए होंगे, उसको मैं इधर इंक्लूड करूंगा। किसी बच्चे के 20 आए होंगे, 29 आए होंगे या इन दोनों के बीच में आए होंगे, किसी बच्चे के 30 आए होंगे, 39 आए होंगे, इन दोनों के बीच में आए होंगे, उनको आप इधर इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूसिव में बस आप अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते, इंक्लूड नहीं करते। इंक्लूसिव में आप दोनों को ही इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन करने के लिए आपको इंक्लूसिव को, क्वेश्चन करने के लिए आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये कैसे करते हैं, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं ना। अब हिस्टोग्राम तो तुम समझ गए, ये कैसा डेटा, जल्दी बताओ। कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बताओ ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जो अपर लिमिट इसकी वो लोअर लिमिट इसकी, जो अपर लिमिट इसकी वो लोअर लिमिट इसकी, तो ये आपका एक्सक्लूसिव डेटा है। डेटा का मतलब क्या, किसी बच्चे का वेट अगर 30.5 kg होगा या फिर 30.5 और 35.5 के बीच में होगा, ऐसे 9 बच्चे हैं। डेटा तुम समझ गए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या बोला, अच्छा। अब दोस्तों मानो अगर इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको बोलता हूं मैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता, हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता, क्लियर है। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता, प्लस रेक्टेंगल की लेंथ आपको फ्रीक्वेंसी ही बताती है, लेकिन रेक्टेंगल की विड्थ हो सकता है सेम है, हो सकता है सेम नहीं है। समझ में आए? हिस्टोग्राम सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब डेटा आपका कंटिन्यूअस है या फिर ग्रुप्ड है। डेटा मतलब आपका बेसिकली क्लास इंटरवल वाला है। अगर डेटा आपका क्लास इंटरवल वाला है तो आपका हिस्टोग्राम बनाना आपको याद रखिए। कैसे बनाएंगे, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, ये आप दोस्तों यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, 30.5, 35.5, 40.5, 5 का गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने वाई एक्सिस पर अपना वेट प्लॉट कर लिया, सॉरी एक्स एक्सिस पर आपने अपना वेट प्लॉट कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी, तो वाई एक्सिस पर दोस्तों आपने फ्रीक्वेंसी, अब कैसे समझ में आया, दो का गैप लेना है। देखो, सबसे छोटी वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू 12, तो क्योंकि मेरे पेज में आ जाए तो मैंने दो का गैप ले लिया। समझ में आया? अब 30.5 से इसका मतलब क्या आपको समझाऊंगा। 30.1 आप देखो, एक आपको बना के भी दिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले इधर देखो ना। 30.5 35.5 के बीच में कितने बंदे हैं भाई, कितने बंदे भाई, 9 बंदे। तो बस इस रेक्टेंगल की हाइट आपको दिख रही होगी 9 है। ठीक है,
40.5 से 45.5 के बीच में तुम्हें दिख रहा हो कितने बंदे हैं बॉस, कितने बंदे बॉस, 15 बंदे। देखो इसकी हाइट 40, 15 की 12, 15 की 12, कुछ यहां पे गलत दिया हुआ है क्या, एक सेकेंड। इसकी हाइट तो दोस्तों यहां पे आपको 15 दिखाई दे रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्यों 12 लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 + 6 15, 15 + 15 अगर होता 30, 33, 34, 36, तो 15 होगा। तो दिस विल बी 15, दिस विल बी 15। क्लियर है बात, चलिए चेक कर लेते हैं। 45.5 से 50.5 दोस्तों 3 लोग, एकदम सही है ना। ये तुम्हारा कितने बंदे हैं, ये तुम्हारा एक बंदा दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना। देखो एक बंदा, ये बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट वाला तुम्हारा 2 बंदा, तो 55.5 से 60.5 तक आपके 2 बंदे। क्लियर है बात, ठीक है। 55.5, 60.5। तो डेटा तुमने प्लॉट कर लिया, वेट तुमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी तुमने वाई एक्सिस पर, तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं किंक, इसको बोलते हैं किंक। तो किंक को हम लिख देते पिंक में, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग किंक, क्या बोलते हैं, किंक। अब किंक का मतलब क्या होता है बेसिकली समझना। अगर मैं आपसे पूछूं, ये लेंथ शायद तुम्हें दिखाई दे रही होगी 5 यूनिट की, ये भी तुम्हें 5 यूनिट दिखाई दे रहा होगा, ये भी तुम्हें 5 यूनिट दिखाई देगा, मतलब इतना आपका 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आपका 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इतना। अब ये भी तो 5 यूनिट ही दिखाई दे रहा है, पर 0 से 30.5, तो 30.5 यूनिट्स है। सोच के देखो भाई, एक्चुअली में ये 5 यूनिट्स के हैं, पर क्योंकि यहां से आपने 0 से डायरेक्ट बहुत लंबा जंप लिया है, तो उसको आप एक किंक से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक बार। सबसे पहले ये बताओ, क्लास इंटरवल वाला डेटा, डेटा क्या कह रहा है, डेटा में दोस्तों हम लोग ने लेंथ ऑफ 40 लीव्स को नापा। कोई प्लांट होगा, उस प्लांट के 40 लीव्स को, पत्तियों को अपन ने नापा 1 मिलीमीटर, मतलब करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर्स में नापा, बस आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और डेटा अपन को कुछ ऐसा मिला। सबसे पहले ये बताओ, ये आपका कंटिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड क्लास इंटरवल वाला डेटा है, लेकिन ये बताओ ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट वो अगले वाले की लोअर लिमिट नहीं है, तो इसको आपको इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे करते हैं, आइए एक बार देखिए। इंक्लूसिव में दोस्तों कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा ना। आप क्या करते हो, जरा ध्यान देना, ठीक है। इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट देखते हो, या फिर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट देखते हो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है। जितने का भी डिफरेंस है, ये टीचर आपको रटवाता है, टीचर आपको डायरेक्ट बोलता है कि 0.5 लोअर लिमिट से माइनस कर दो, 0.5 अपर लिमिट से माइनस कर दो। अगर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ये बताया था, या तुम्हें किसी ने ये बताया था, एक बार कमेंट करके बताना कि हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा बताया था। आपको शायद बताया होगा कि लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दीजिए, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सिलेबस के हिसाब से ऐसा सही है, पर ऐसा क्यों होता है वो समझो। इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है 1, उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 0.5 आ गया, ठीक है। पर मानो अगर इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होता, 2 को आप 2 से डिवाइड करते 1 आता, तो उस केस में फिर आप लोअर लिमिट से 1 माइनस करते, अपर लिमिट में आप 1 प्लस करते। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया। तो बस अगर आप इसमें 0.5 माइनस करोगे तो ये आपका 117.5 आएगा, और ये आपका 0.5 प्लस तो 126.5 आएगा। ये 0.5 माइनस तो 126.5, ये 0.5 प्लस तो 135.5, ये 0.5 माइनस तो 135.5, ये 0.5 प्लस तो 144.5, ये 0.5 माइनस तो 144.5, ये 0.5 प्लस तो 135.5, ये 0.5 माइनस तो 153.5, ये आपका 162.5, ये आपका 162.5, और ये आपका 171.5, ये आपका 171.5, ये आपका 180.5। तो अब क्या हुआ दोस्तों, डेटा आपका चेंज हो गया एक्सक्लूसिव में। देखो ना, जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो इसकी अपर लिमिट वो इसकी लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट, समझ गए होगे। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 3 लीव्स हैं इन दोनों के बीच में, मतलब
ऐसी लीव्स जिनका लेंथ 117.5 मीटर है या फिर इन दोनों के बीच में है, ऐसी आपकी 3 लीव्स हैं। तो डेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत बढ़िया। हिस्टोग्राम बनाना है दोस्तों, हिस्टोग्राम बनाना है दोस्तों। बनाए जरा, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही चीज आपने करी, वाई एक्सेस और एक्स एक्सिस, है ना। अब फटाफट आपने अपने एक्स एक्सिस में, फटाफट आपने अपने एक्स एक्सिस में, याद रखिए एक्स एक्सिस हिस्टोग्राम में आप हमेशा अपना आप ऑब्जर्वेशंस प्लॉट करते हैं। आप हमेशा अपने क्लास इंटरवल यानी आपका डेटा ऑब्जर्वेशन प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम में आपको हमेशा ये चीज याद है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बॉस? ये आपका स्टार्ट हो रहा है 117.5 से 126.5। तो काफी लंबा गैप होगा जीरो से, तो किंक से डिनोट कर दिया। समझ में आया? यहां पर तुम पहले लिख दो 117.5, ठीक है। फिर क्या? 126.5, 117.5, फिर आपका ये दोस्तों मानो यहां पे 126.5, फिर आपका दोस्तों ये आप मेरे ख्याल से 135.5 आएगा, देख लो 135.5, है ना। फिर आपका दोस्तों यहां पे, फिर आपका यहां पे 144.5, थोड़ा सा और गैप देते, 144.5, फिर आपका दोस्तों यहां पे 153.5, फिर आपका ये 162.5, फिर आपका ये 171.5, फिर आपका 180.5। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। इतना ही प्लॉट करना था, इतना ही प्लॉट करना था, है ना। अब यहां पे देखो वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, तो सबसे छोटी वैल्यू 2 है, सबसे बड़ी आपकी 12 है, तो 2 का गैप ले लेता हूं, है ना। काम हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्लियर है? यहां पर हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं? यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पर आपने सॉरी नंबर ऑफ लीव्स, और यहां पर आपका क्या? लेंथ इन मिलीमीटर। तो लेंथ इन मिलीमीटर ऑफ लीव्स, और यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ लीव्स, यहां पे आपकी दोस्तों नंबर ऑफ लीव्स। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भैया, है ना। देखो भाई, यही सब है भाई, यहां पे और कुछ है ही नहीं, यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो करते हैं बॉस। सबसे पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, तो इसकी लेंथ 3, या आपकी 3, फिर ये दोस्तों आपकी 3, थोड़ा छोटा हो जा भाई, ठीक है। 3, 5, 3, 5, थोड़ा इसको अपन मोटा कर देते हैं, ठीक है। 3, 5, 9, ये दोस्तों आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 कहीं ऐसा आएगा, 9, 3, 5, 9, 12, क्या? 12, तो ये दोस्तों आपका हो गया 12। सही है, हल्का फुल्का इधर उधर तो मैनेज कर, 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2, तो ये आपका 5, फिर ये आपका 4, फिर ये आपका 4, 4, 4, 4, कुछ ऐसा आ जाएगा, 4 और 2, ये आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों बन गया हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राम आएगा तब जाके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से क्लियर होगी, बहुत आसान चीज है ना। अब जैसे ये क्या पूछा क्वेश्चन में भाई, आपको देखो क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव वाला डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने लैम्प्स होंगे जिनकी लाइफ स्पैन, बेसिकली डेटा क्या दिया हुआ है भाई, 400 नियॉन लैम्प्स है, 400 नियॉन लैम्प्स है, उनकी आपको लाइफ टाइम देखिए वो कब तक चलते हैं, है ना। तो 300 घंटे या फिर 300 और 400 घंटों के बीच में 14 लैम्प्स है, तो डेटा तुम समझ गए। 700 या फिर 700 घंटे या फिर 700 से 800 घंटों के बीच में 74 लैम्प्स है। आपसे पूछा हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कितने नियॉन लैम्प्स ऐसे हैं जिसका लाइफ स्पैन
700 घंटे से ज्यादा है। तो 700 घंटे से ज्यादा मतलब 700 से 1000 कितने हैं ये, इनको प्लस कर लो, प्लस कर लो। तो 70 प्लस 60 130, 136 प्लस 8 144, 184 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 184 आ जाएगा। समझ में आया? मेरे ख्याल से आया। चलिए अब यार एक 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 ये तो भाई मेरे ख्याल से आसानी है, ये तो मेरे ख्याल से आसानी है, ये खुद से कर लेंगे बॉस। देखो कितना आसान है ना। देखो भाई मार्क्स दिए 0 10 10 20। अब यहां पे ना एक चीज आप प्लीज ऑब्जर्व करें, डेटा कंटिन्यूअस है, क्लास इंटरवल वाला है, ग्रुप्ड भी कह सकते हैं, एक्सक्लूसिव है। इंपॉर्टेंट चीज देखो क्लास साइज सेम है कि नहीं, क्लास साइज 10, क्लास साइज 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, 10 10 10 10 10 10, क्लास साइज आपका 10 10 का है, एक्सक्लूसिव है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है, क्या हिस्टोग्राम आपका ऐसा ही नहीं बनेगा, चेक कर लो आप भाई। 4 10 16, 4 10 16, 22 20, चेक कर लो, ये आपका 22 दोस्तों ये ऊपर आएगा ना, 22 20 है ना, इसको अपन थोड़ा सा काला कर देते हैं ना, ये आपका ऊपर आएगा 22 20, तो 22 कुछ ऊपर तक ना, फिर आपका 20 सही है। उसके बाद 18 8 और 0, 18 8 और 0 है ना, तो ये आपका 18, फिर आपका 8 और फिर आपका 70 से 80 में तो 0 आ रहा है यार, 70 से 80 में तो 0 आ रहा है यहाँ पे। 100 स्टूडेंट से एक बार गिन लेते हैं दोस्तों है ना, 14 30, सबको गिन रहा हूं, 30 32 52 72 90 98। दोस्तों ये 2 होगा यार, ये 2 होगा, शायद गलत लिखा हुआ है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 4 + 10 14, 30 52 72 90 98 और 2, ये आपका 2 होगा, ठीक है। देखो 2 है, समझ में आ गया? कुछ कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, उसको आप माफ करिएगा। क्लियर हो गया बॉस? तो हिस्टोग्राम तो आप बनाना जानते हैं, बहुत आसान है मेरे लिए, मेरे ख्याल से आपके लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई किंक नहीं है, क्यों? ये डिस्टेंस भी 10, ये भी 10, मतलब सब कुछ 10 10 है, 0 से एक लंबा गैप नहीं है, तो किंक बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज पर, एक लास्ट क्वेश्चन हिस्टोग्राम का। डिफरेंस यहां पर क्या अगर आप नोटिस करें तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा काफी प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है भाई यहाँ पे, 10 से 15 है ना। चलो आपको एक चीज नोटिस में आ रही होगी, क्लास साइज 5 का, क्लास साइज 5 का, क्लास साइज 5 का, क्लास साइज 5 का, क्लास साइज 10 का, क्लास साइज 20 का, क्लास साइज 20 का। तो क्लास साइज चेंज हो रहा है, क्लास साइज चेंज हो रहा है, क्लास साइज चेंज हो रहा है, क्लास साइज चेंज हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब क्लास साइज चेंज होता है तो आपको फ्रीक्वेंसी ना निकालकर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं सब सिखाऊंगा, लेकिन एक खास बात आप हिस्टोग्राम की नोट करें। ये मैं जो फ्री फोकड़े क्वेश्चन लेकर आया था, किसी रीजन की वजह से लेकर आया था दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं इस रेक्टेंगल का एरिया A1, इस रेक्टेंगल का A2, इस रेक्टेंगल का A3, इसका A4, इसका A5, इसका A6, इसका A7 और इसका A8, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, इसकी फ्रीक्वेंसी F2, इसकी फ्रीक्वेंसी F3, इसकी फ्रीक्वेंसी F4, इसकी F5, इसकी F6, इसकी F7, इसकी F8। फ्रीक्वेंसी आप जानते हो रेक्टेंगल की हाइट। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, सर एक चीज नोटिस करना आप लोग, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया 1/F1 कितना आ रहा है, फिर आपसे पूछूं एरिया 2/F2 कितना आ रहा है, फिर आपसे मैं पूछूं एरिया 4/F4 कितना आ रहा है, या फिर रैंडमली आपसे पूछूं एरिया 7 फ्रीक्वेंसी 7 क्या आ रही है, निकाल के बताइए सर। रेशियो पूछ रहा हूं बेसिकली ना। तो एरिया कितना रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ है 10, लेंथ है 4, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया आपका 40 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या, रेक्टेंगल की हाइट आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, 4 हो गई, तो बेसिकली आपका 10 आ गया। सर नोटिस करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एरिया 2 दोस्तों, एरिया कितना, ब्रेड्थ और हाइट आपकी कितनी है, हाइट आपकी 10 है, तो 10 इंटू 10 100, तो एरिया आपका दोस्तों यहां पे 100 आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है, इस रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, 100/10 देखो फिर से 10 आ गया। नोटिस करना क्या हो रहा है, एरिया 4 देखो रैंडमली, तो एरिया 4 कितना आएगा, बेस आपका 10, हाइट आपकी 22, तो 22 इंटू 10 दोस्तों ये आपका 220 हो गया, 220, और फ्रीक्वेंसी 22 दोस्तों ये भी देखो 10 आ गया। एरिया 7 देखो, एरिया 7
तो ब्रेड्थ आपकी 10 बाई ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ आपकी 8, तो 8 10 जा 80, ये आपका 80 आ रहा है, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट आपकी मेरे ख्याल से 8 है, तो 80 बाई 8, ये भी दोस्तों आपका 10 आ गया। अब आप नोटिस करो हिस्टोग्राम में होता क्या है। हिस्टोग्राम में दोस्तों, हिस्टोग्राम में एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, बराबर होती है, मानो ये एरिया 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी 8 बराबर होती है किसी सेम वैल्यू के, किसी सेम वैल्यू के जहां पे के आपका क्या है, के आपका नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हमेशा ऐसा होता है हिस्टोग्राम में, हमेशा, ऑलवेज ऐसा होता है, ऑलवेज ऐसा होता है। क्लियर हुआ। ऐसा मैंने क्यों बताया तुम्हें अभी क्लियर होगा। चलते हैं चैप्टर के वो क्वेश्चन में जो आपको पूछे जाने की 100% संभावना है। देखो यार, स्टैट्स में वैसे ही बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, तो अगर ज्यादा से ज्यादा वो कुछ टिपिकल देंगे तो वो ये देंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ गया, डिफरेंस क्या है बॉस, डिफरेंस है क्लास साइज का। इन दोनों में 5, इधर 5, इधर 5, इधर 10, इधर 20, इधर 20। तो क्लास साइज जब अलग अलग तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालते हैं आइए तुम्हें सिखाता हूं। तो सबसे पहले तुमने बनाया टेबल, सबसे पहले तुमने बनाया टेबल, प्लीज ध्यान देना, फोकस करना, ठीक है। यहां पे तुमने दोस्तों वीकली वेजेस लिख दिए इन रुपीस, है ना। ये आपका 10 से 15, ये आपका 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 9 8 5 12 12 और 8, ठीक है। अब हम निकालते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं, एडजस्टेड। ऐसा मैं क्यों करता हूं, सबका रीजन आपको अगले 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकालता हूं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कैसे निकालता हूं, फॉर्मूला देखिए ये रहा। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो जो भी मिनिमम क्लास साइज है, अब क्लास साइज आपका 5 भी है, 10 भी है, 15, 5 भी है, 10 भी है और 20 भी है। मिनिमम क्लास साइज क्या है, 5। तो सबसे ऊपर आपका मिनिमम क्लास साइज आता है, फिर आपका क्लास का साइज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। तो सिंपल करके दिखाता हूं एक बार, ठीक है, ध्यान देना जरा, ठीक है। तो मिनिमम क्लास साइज कितना है, 5। तो यहां पे लिखा 5, छोटा कर देते थोड़ा सा पेन को, है ना। मिनिमम क्लास साइज 5, तो यहां पे लिखा 5 डिवाइडेड बाय क्लास साइज कितना है इसका, 5। तो 5 बाय 5 इंटू फ्रीक्वेंसी 7, तो उसमें आपका 7 ही आ गया, मतलब इस क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 7 आ गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जब जब मैं लास्ट में बताऊंगा तुम्हें समझ में, तुम बस टेंशन मत लो, बस देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है। मिनिमम क्लास साइज 5 ही है, क्लास का साइज यहां पर भी 5 ही है, फ्रीक्वेंसी 9, तो ये भी आपका 9, मतलब फ्रीक्वेंसी में कुछ एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो आपका मिनिमम क्लास साइज है वही आपका इसका क्लास साइज भी है। सिमिलरली मिनिमम क्लास साइज 5, इसका क्लास साइज 5, ये आपका 8, तो ये आपका 8 ही आ गया। मिनिमम क्लास साइज 5, इस क्लास का साइज भी 5 इंटू 5, उसमें आपका 5 आ गया। मिनिमम क्लास साइज 5, इस क्लास का साइज 10 इंटू फ्रीक्वेंसी 12, तो 5 2 जा दोस्तों ये आपका 6 आ जाएगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी 12 या फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। मिनिमम क्लास साइज 5, मिनिमम क्लास साइज 5, इसका क्लास का साइज 20, नीचे का भी 20 इंटू फ्रीक्वेंसी इसकी 12 इंटू फ्रीक्वेंसी इसकी 8, करो सॉल्व। तो 5 4 जा 4 3 जा, ठीक है, 5 4 जा 4 2 जा। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई। अब आप जब प्लॉट करते हो तो आप प्लॉट क्या करते हो, क्लास इंटरवल के साथ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, तुम देखो, ठीक है। तो 10 से 80 तक जा रहे हैं, 10 से 80 तक जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, हमेशा हिस्टोग्राम में एक्स एक्सेस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस में आप अपना ऑब्जर्वेशंस डालेंगे ना दोस्तों। ये आपका 0, मानो ये आपका 10 20 30 40 50 60 70 80
90। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे मिनिमम 2, मैक्सिमम 9। तो तुम लोग एक एक या फिर दो दो का गैप ले सकते हो। चलो दो करता हूं, तो 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12 बनाए हिस्टोग्राम। तो 7, 9, 8, 7, 9, 8, चलिए 7, 9, 8, 10 से 15 के बीच में, 7, 9, अच्छा यार ये 10 से दोस्तों 5, 5 का है ना यार, 5, 5 का भी तो 10 से 15, यहाँ पे गलती हो गई है, गलती हो गई। 15 भी तो है जाने मन, तो यहाँ पे 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर ये आपका 75, और ये फिर आपका 80, है ना। तो 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 7, 9, 8, 7, 9, 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 7। तो यहां पर अपुन बना रहा है दोस्तों 7। बन जा भाई, बन जा भाई, अब अच्छे से बन जा भाई। चलो ठीक है, देखते हैं अभी 7। तो ये आपका 7 आ गया, सही है, 7 आ गया आपका, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, 7। फिर 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 9, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 9। तो 15 से 20 की दोस्तों आपकी 9 आ गई, क्लियर, 15 से 20 की आपकी 9 आ गई। करो करो, प्लॉट करो, फिर बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं। 20 से 25 की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 8, 20 से 25 की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी 8 आ गई, ठीक है। 25 से 30 की आपकी 5 है, 25 से 30 की आपकी 5 है, तो 25 से 30 आपका ये 5 हो गया, बहुत बढ़िया, है ना। फिर 30 से 40 आपका 6 है, 30 से 40, तो 30 से 40 ये, 30 से 40 आपका 6। और याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, हिस्टोग्राम में जरूरी नहीं है कि ब्रेथ रेक्टेंगल की सेम हो, इसकी इन चारों से अलग है। 40 से 60 3 है, 40 से 60 भाई साहब, 40 से 60 3 है, तो 40 से 60 आपको दोस्तों ये 3 आ गया, सही है, बहुत बढ़िया। फिर 60 से 80 आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2, तो 60 से 80 आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये 2 आ रही है, क्लियर, क्लियर क्लियर गुरुजी, समझ में आ गया। तो ये आपका हिस्टोग्राम इस तरीके से बनेगा। अब ऐसा क्यों करता हूं, सेम रीजन समझ, इसका एरिया A1, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, एरिया A2 फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा, है ना। एरिया A3 F3, मान एरिया A4 F4, मान एरिया A5 ये F5, मान एरिया A6 फ्रीक्वेंसी F6, मान एरिया A7 फ्रीक्वेंसी F7। अब सेम चीज आप देखिए, मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम में एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं एरिया और फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रोपोर्शनल होती हैं जब रेशियोज इक्वल होते हैं। भाई आपको दिख रहा होगा, तुम निकाल के देखो, A1 F1 फटाफट निकालो, फिर A2 F2 फटाफट निकालो, फिर A3 F3 फटाफट निकालो, फिर एक काम करो A7 F7 निकालो, जरा फटाफट निकालो कितना आएगा, ठीक है। अब आराम से फ्रीक्वेंसी, F मतलब फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। जो यहां पे रेक्टेंगल की हाइट है वो फ्रीक्वेंसी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एरिया दोस्तों आपका इसका कितना आ जाएगा, 5, 5 इंटू 7 35, तो ये दोस्तों आपका 35 आ गया, ठीक है, ये आपका 35। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7 ही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 7, तो 7/35 अगर आप ध्यान दें, 7/35 दोस्तों अगर आप ध्यान दें, 7/35 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, समझ गए। एरिया 2/F2, तो एरिया 2 5, हाइट 9, 45, 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो 45/9 देखो फिर से 5 आ रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, समझ में आया बंटा है क्या बोल रहा हूं,
समझ में आ रहा है क्या बनता है, क्या बोल रहा हूं? इधर लिख ले इसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ये देख 5 आ गई। ठीक है, अब एक काम कर, एरिया 7, एरिया 7 और फ्रीक्वेंसी 7 देख। तो एरिया 7 कितना है? ब्रेथ आपकी 20, लेंथ या फिर हाइट आपकी 2, तो 20 इंटू 2 40, तो ये 40। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी दोस्तों 8 थी, फ्रीक्वेंसी 8 थी। ठीक है, भी 5 आ रहा है। हिस्टोग्राम में एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी रेक्टेंगल का। और कांस्टेंट है कि रेशियो मतलब रेशियोज अगर इक्वल, भाई ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर रेशियो इक्वल तो उसको प्रोपोर्शन में कहता हूं। तो हिस्टोग्राम में एरिया और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होते हैं, समझ में आया? और इसी रीजन के कारण मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली, सो दैट मेरी ये चीज वैलिड रहे। कौन सी चीज? कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का रेशियो कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया किस तरीके से करना है? हाँ गुरुजी समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मूला तो बता दिया मैंने, है ना? आगे चलते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। अब क्लास मार्क का मतलब तो आपको पता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दो तरीके से बनाया जाता है, एक हिस्टोग्राम की मदद से, एक बिना हिस्टोग्राम के। मतलब आपको दिख रहा होगा, बाय यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। क्यों बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? जब आपको दो डेटा को या फिर उससे ज्यादा डेटा को कंपेयर करना होता है। अभी तुम्हें क्वेश्चन से सिखाऊंगा। अभी जब तुम्हें दो डेटा को कंपेयर करना होता है तो तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हो। करना क्या होता है इसमें जरा ध्यान देना, विद यूजिंग हिस्टोग्राम, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। तो मानो आपका डेटा होगा, उसका मैंने हिस्टोग्राम बना दिया होगा। प्लीज फोकस करना, एक बार सीख गए मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने उसका हिस्टोग्राम बना दिया। अब ये लाइंस क्या है दोस्तों? यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। कैसे बनाते हैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, जो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके पहले वाला क्लास इंटरवल आप खुद से बनाए। जो आपको लास्ट क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके बाद वाला क्लास इंटरवल आप खुद से बनाए। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। पहली बात। दूसरी बात क्या? क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है भाई, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क ये होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, या फिर ये कह सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, इन दोनों का ये होगा। समझ गए? यहां पर आप मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को एग्जांपल से बताऊंगा। फिलहाल तुम ये समझो भाई, ये तुम्हारा हिस्टोग्राम है, ये तुम्हारा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम तो बनाना सबको आता है, बहुत बढ़िया। अब समझना, आपने क्या करा भाई, ये तो मैंने खुद क्रिएट करा। ऐसा मानो कि 25.5 और 30.5 के बीच में 0 लोग हैं, तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 30.5 और 35.5 के बीच में 9 लोग हैं, तो यहां पर एक पॉइंट बीच में, इसके 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 बीच में। दोस्तों इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो इसको बोलता हूं मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम। खास बात क्या होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, अभी तुम्हें यही बता दूं, चलिए बताओ। ठीक है, अब पॉलीगॉन कैसा बन रहा है देखो। ऐसा पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट की मदद से बन रहा है, ये पॉलीगॉन है। ये पॉलीगॉन का जो एरिया होता है ना, ये पॉलीगॉन का जो एरिया होता है ना, वो हिस्टोग्राम के एरिया के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर। हिस्टोग्राम का एरिया मतलब सारे रेक्टेंगल का एरिया। हिस्टोग्राम का एरिया मतलब सारे रेक्टेंगल का एरिया। समझ में आया? हिस्टोग्राम का एरिया मतलब सारे रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, ये वाला प्लस ये जितने भी रेक्टेंगल है उनका एरिया प्लस करो, वो हमेशा आपके पॉलीगॉन के एरिया के बराबर आएगा। तो ये आपके हिस्टोग्राम की मदद से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। अब मानो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक हम खुद से बना के देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में बॉस? डेटा आपको दिया हुआ है, कंटिन्यूअस डेटा है, एक्सक्लूसिव डेटा है। क्या बोला? ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। आइए अपन इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। हिस्टोग्राम की मदद से भी बना सकते हो, बिना हिस्टोग्राम की मदद से बना सकते हो, जैसा आप बोलो वैसा कर लेंगे, बट तुम तो अभी फिलहाल बोल नहीं पाओगे, मैं करता हूं। चलो, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, वही 0 से 100, 10 10 10 10 10 10 10 क्लासेस का 10, तो 0 से 100, 0 से आपका दोस्तों 100 है ना। तो यहां पर मैंने मान लो लिखा 0, यहां पे लिखा मैंने 100, ध्यान देना।
सॉरी, यहां पर लिखा मैंने 10, यहां पर मैंने लिखा 20, यहां पर मैंने लिखा 30, यहां पर मैंने 40, यहां पर मैंने 50, यहां पर मैंने 60, यहां पर मैंने 70, यहां पर मैंने 80, यहां पर मैंने 90, यहां पर मैंने 100। अब मैंने क्या बताया था, प्लीज फोकस करना, मैंने क्या बताया था बंटा, मैंने ये बताया था कि अगर आपको 0 से 10 दिया है तो इसे जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, जस्ट पहले वाला कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, जस्ट पहले वाला आपका होगा -10 से 0। और इसमें मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स -10 और 0 के बीच में हो, कितने स्टूडेंट्स है भाई, है नहीं ऐसे स्टूडेंट्स, 0 स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी 0 हो गई, रेक्टेंगल की हाइट 0 हो गई, ठीक है। 90 से 100 के बाद क्या आएगा, 100 से 110, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी, ये अपन को प्लॉट करना है। तो -10, तो -10 आपका इधर आ जाएगा, ये आपका -10, प्लीज फोकस करना, और 110 आपका इधर। पहली चीज, फ्रीक्वेंसीज क्या है, सबसे छोटी वैल्यू आपको कुछ 2 दिखाई दे रही, सबसे बड़ी आपको 10 दिखाई दे रही है, तो क्यों ना 2 का गैप, यहां पर मैंने 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 है ना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। चलो मैं बस चेक कर रहा था, एकदम से कुछ याद आ गया था ना। चलिए बॉस बनाते हैं जरा, यूजिंग विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम बनाते, विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम कैसे करा जाता है, बहुत इजी, देखो विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम में क्या करता हूं, मिड वैल्यूज लेता हूं। दोस्तों इनकी मिड वैल्यू क्या है, इनकी मिड वैल्यू ना, इनकी मिड वैल्यू आपकी -5, इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू 5, क्लास मार्क मिड वैल्यू कितनी होगी, क्लास मार्क, इसकी मिड वैल्यू आपकी 15, फिर ये आपकी 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और 105। अब आप क्या करते हो, इनको प्लॉट करते हो, -5 की फ्रीक्वेंसी 0, -5 की फ्रीक्वेंसी 0, तो -5 की फ्रीक्वेंसी 0 मतलब -5,0 इधर आ जाएगा, -5,0, सही बात है, देखते जाओ बस, है ना। फिर 5,5, 5,5, समझ पा रहे हो, तो 5,5, 5 इन दोनों के बीच में होगा, 5 इन दोनों के बीच में 5,5, 5,5 आपका इधर आ जाएगा, सही है, बहुत बढ़िया, है ना। फिर 15,10 क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करते हैं, 15,10, 15,10 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर 25,4 है ना, 25,4, तो 25,4, 25,4 दोस्तों आपका इधर आ जाएगा, 25,4, ठीक है। फिर आपको 35,6, 35, बीच वाली 35, 35,6 इधर आ जाएगा, सही है। फिर आपका 45,7 आराम आराम से, तो 45, 45, 45, 45,7 इधर आ जाएगा, सही है। ये आपका 45,7, ठीक है। फिर क्या 55,3, तो 55 इन दोनों के बीच में 55, ये 55,3, तो बहुत ज्यादा इजी यहां पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। फिर क्या, फिर क्या, फिर आपका 65,2, 65,2, तो 65,2 कहीं इधर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 75,2, फिर आपका 75,2 ये सेम है। फिर आपका 85,3, तो 85,3 कहीं यहां पर आ जाएगा, सही है। फिर आपका 95,9, तो 95,9, 95,9 कहीं यहां पर आ जाएगा, सही है। और 105, 105,0, तो ये आपका 105,0। अब बस अब क्या करना है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए इन पॉइंट्स को, तो आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, लाइन वाइज लाइन, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा,
फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा, फिर आपने इसको ज्वाइन करा। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया विदाउट यूजिंग ए हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम बनता तो कैसा बनता, तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहां पे तो ऐसे ही प्लेन होता, यहां पे तो तुम्हारा ऐसा हो जाता, यहां पर तुम्हारा ऐसा हो जाता, यहां पर तुम्हारा ऐसा हो जाता, यहां पर तुम्हारा ऐसा, यहां पर तुम्हारा ऐसा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये 45 है दोस्तों, है ना? ये थोड़ा सा करेक्ट करना, ये थोड़ा सा इधर कर लेते 45 ना। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक होगा इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, तो उसको तुम लोग संभाल सकते हो ना। आपका 45, ठीक है, ये थोड़ा 50 के पास आ रहा है, तो यहाँ पे 55,3 होगा मेरे ख्याल से ना। 55,3 इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन। ये आपका डिलीट, ये आपका डिलीट, ये आपका 55 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब सही है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। इस तरीके के डेटा को देखिए आप क्या समझ सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि बस चल क्या रहा है। मानो मार्क्स होंगे तो पहले मार्क्स बहुत कम थे, फिर बड़े, फिर और बड़े, फिर ऐसे कम। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, डेटा कैसा चल रहा है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए होमवर्क प्लीज करके रखना, और कर लेना तो कमेंट में आंसर करना कि कर लिया बबुआ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का है। जैसा कि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों बनाया जाता है, ताकि आप दो तरीके के डेटा को कंपेयर कर पाए सेम नेचर के। फॉर एग्जांपल ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास, आराम से देखिएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस। तो भाई दो सेक्शन के स्टूडेंट्स के आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिए, मतलब सेक्शन ए के मार्क्स दिए, सेक्शन बी के मार्क्स दिए। क्लास इंटरवल वाला डेटा है, एक्सक्लूसिव है कि नहीं, देखो 10 10 20 20 10 10 20 20 एक्सक्लूसिव डेटा है। अपन को क्या बनाना, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। दोनों स्टूडेंट, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट के मार्क्स आपको सेम ग्राफ में प्लॉट करने हैं, है ना। फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। फिर कंपेयर भी करना है, मतलब ये बताना है कौन से स्टूडेंट्स बेटर कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई, मिड वैल्यूज डायरेक्ट करूं, देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो 0 से 50 तक चल रहा है, 0 से 50 तक चल रहा है बॉस, आराम से देखना है इधर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 0 से 50 तक चल रहा है ना। तो आपका 0 10 20 30 40 50। फ्रीक्वेंसीज क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 1 दिखाई दे रही, सबसे बड़ी वैल्यू 19 दिखाई दे रही। तो 1 से 20, एक काम करते हैं, 3 3 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, ताकि मेरे टेबल में आ जाए। 3 6 9 12 15, थोड़ा और छोटा लेते हैं इसको। 3 3 6 9 12 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब क्या बोल रहे हैं बॉस, चलो करते हैं फटाफट प्लॉट, फटाफट प्लॉट, है ना। तो मिड वैल्यू क्लास मार्क 5, तो 5,3 5,3 समझ गए ना भाई, यहां पे लिख भी देता हूं मैं। ये आपका 5, ये आपका 5, ये आपका 15, ये आपका 25 35 45, ये आपका 5 15 25 35 45, सेम चीज, सेम चीज है ना। येलो से करते हैं, तो 5,3 5,3, तो 5,3 किधर आएगा बॉस, 5,3 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और चीज आप प्लीज कर लीजिएगा अपने से, क्या कि बॉस आप खुद से यहां पर ब्लैक से कर देता हूं, आप खुद से यहां पे इसके जस्ट पहले क्या आएगा, -0 से -10, सॉरी -0 to 10, क्या बोल रहा हूं मैं, -10 से 0, जस्ट पहले -10 से 0, और यहां पर भी जस्ट पहले -10 से 0। इसकी मिड वैल्यू -5, इसकी मिड वैल्यू -5, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 0, है ना। सिमिलरली बाद में क्या हो जाएगा बॉस, बाद में क्या, 40 से 50 के बाद 50 से 60, यहां पर भी 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि यहां पर कोई स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले -5,0 प्लॉट करते हैं, -5,0,
-5 दोस्तों, यहाँ पे आप -10 ले लो, -10, ये आपका -10 थोड़ा सा बीच पीछे ही आएगा दोस्तों, है ना, ये आपका 10 20 30 10, तो ये आपका -10। अब सही है, थोड़ा सा गैप यहाँ पे ज्यादा ही कर देता हूं, 10 20 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है, सही है ना। ये आपका दोस्तों -10 कर लो इधर, -10, ठीक है। चलो तो करते हैं, -5,0 इधर आ जाएगा, 5,3 इधर आ गया, बहुत बढ़िया। फिर 15,9, तो 15,9 इन दोनों के बीच में 15,9 इधर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 25,17, तो 25 इन दोनों के 25 25 25 25 25, 17 इधर कहीं आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। फिर आपका 35,12, तो 35,12 35,12 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा 45,9, तो 45,9 45,9 तुम्हारा इधर आ जाएगा, समझ गए। और 55,0, समझ गए ना, इसकी मिड वैल्यू 55 55, तो 55,0 55,0 इधर, 70 की जरूरत है नहीं, ठीक है बॉस, ठीक है जी। प्लॉट करो जरा इसको, तो प्लॉट करा तो कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा, येलो से हो जा भाई, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है बॉस। आगे क्या बोल रहे हैं, चलो ये करते हैं प्लॉट, ग्रीन से करते हैं, चलो। तो -5,0, सेम चीज, स्टार्ट तो सेम तरीके से हो रहा है, ये आपका देखो -5,0 इधर ही आएगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका है 5,5 15,19, 5,5 15,19, तो 5,5 कहीं इधर आ जाएगा, 5,5 कहीं इधर आ जाएगा, 15,19, तो 15,19 15,19 15,19 कहीं इधर आ जाएगा, जस्ट ऊपर, हल्का सा इधर कर लो, 15,19, सही है। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, थैंक यू सो मच। चलो 15,19 हो गया, 25,15 35,10, 25,15 35,10, 25,15, तो 25,15, ठीक है, 25,15 और 35,10, 35,10 35,10 दोस्तों आपका कहीं इधर आ जाएगा, सही है, 10 आपका कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है। और 45,1 45,1 कहीं इधर आ जाएगा, है ना। और बस ये तो आपका 0 है, 55,0, ठीक है ना, 55,0। करो जरा प्लॉट, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ऐसा, देखो स्टार्टिंग में सेक्शन बी के बच्चे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप, है ना। फिर इसको आपने ज्वाइन करा ऐसा, सेक्शन बी के बच्चे ने सबसे हाईएस्ट स्कोर करा, सेक्शन बी का बच्चा सबसे नीचे आया, फिर और नीचे आया, फिर ऐसा गया और फिर ऐसा गया, ठीक है। अब आपको ये बताना दोस्तों, ग्रीन कलर से आपका सेक्शन बी है, ग्रीन आपका सेक्शन बी है, और येलो आपका सेक्शन ए है। ग्राफ तो आपने बना लिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये बताओ जरा कि येलो और ग्रीन में, मतलब सेक्शन बी और सेक्शन ए में, सेक्शन बी और सेक्शन ए में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, अगर तुम बता पाओगे तो। सेक्शन बी और सेक्शन ए में कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, ये कैसे बताएंगे, थोड़ा सा अगर तुम ग्राफ पे फोकस करो या फिर तुम टेबल से ही बता सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो, दो बच्चों के मार्क्स 3 और 9 थे, यहां पर एक के मार्क्स 5 एक के मार्क्स 1 था, तो मतलब इससे ज्यादा ही है, चलिए कम निकल गया, ठीक है। देख इधर देख, ये हल्का सा इससे ज्यादा, हल्का से ज्यादा, और ये से काफी ज्यादा, तो क्या समझ में आ रहा है, मतलब काफी क्लोज है मार्क्स, काफी क्लोज है मार्क्स, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं, काफी क्लोज है मार्क्स, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है।
काफी क्लोज है मार्क्स, ठीक है ना भाई। ये इसका पहला वाला बस 2 बच्चे हैं, यहां पर दोस्तों 19 बच्चे हैं, यहां पर तुम्हारे 15 बच्चे हैं, तुम्हारे 10 बच्चे, यहां पर तुम्हारे 1 बच्चा, यहां पर तुम्हारे 9 बच्चे, ठीक है, सही था ना 9। तो क्या समझ में आ रहा है कौन से स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं? अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग में दोनों सेम था, फिर एकदम से सेक्शन बी वाले बच्चे ने ज्यादा अच्छा स्कोर करा, सेक्शन बी वाले ने ज्यादा अच्छा स्कोर करा, फिर सेक्शन ए वाला बड़ा, सेक्शन बी वाला कम हुआ, ठीक है, फिर सेक्शन ए वाला इधर गया, सेक्शन बी वाला और कम हो गया, सेक्शन ए वाला इधर गया, सेक्शन बी वाला और कम हो गया, सेक्शन, दोस्तों अगर तुम ध्यान से देखो सेक्शन ए वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्शन ए वाले बच्चे ज्यादा कंसिस्टेंट है ना। तो कंपेयर करने के बाद ऐसा समझ में आया कि सेक्शन ए वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कैसे समझ में आए वो नोटिस करो। देखो इनिशियली सेक्शन बी हल्का आगे चल रहा है, फिर सेक्शन बी काफी आगे निकल गया, सेक्शन ए थोड़ा सा यहीं पे रह गया, ठीक है। बट सेक्शन अगर तुम देखो तो फिर इधर गया, सेक्शन बी नीचे आया, सेक्शन ए थोड़ा सा नीचे पर सेक्शन बी और नीचे, सेक्शन ए थोड़ा सा, सेक्शन बी और नीचे, सेक्शन ए एकदम से। समझ में आ रहा है? ठीक है गुरुजी, है ना। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको इसी का होमवर्क एनसीईआरटी का प्लीज करके रखना है ना। चलिए ठीक है, करेंगे ना पक्का। तो बस यहां पर आपका एक बहुत आसान सा बहुत मजेदार स्टैटिस्टिक्स लेक्चर खत्म होता है स्प्रिंट वन शॉट सीरीज में, ठीक है। तो बस अब हमारा आखिरी लेक्चर रह गया है, तुम्हें पता है कौन सा, नाम छोड़कर जाना, उसका वीडियो फटाफट तुम्हें प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों फिर कभी और, प्लीज हमेशा बताकर जाओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आई होप आपको वीडियो से मदद मिली होगी। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, एक्सेप्ट मेरा होमवर्क बस कर लेना। हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम याद रखिए क्या होता है, बार ग्राफ याद रखिए, बार ग्राफ में बार आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की 2 चीजें लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी बताती है या फिर हाइट आपकी फ्रीक्वेंसी बताती है, ब्रेड्थ आपकी सेम रहती है, और बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम आप क्लास इंटरवल यानी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बनाते हैं, एक्सक्लूसिव के केस में डायरेक्ट, इंक्लूसिव को आपको एक्सक्लूसिव करके बनाना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ होगी जरूरी नहीं है वो सेम हो, पर लेंथ या फिर हाइट आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी देगी। अगर क्लास साइज अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि एरिया और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एरिया और फ्रीक्वेंसी आपकी प्रोपोर्शनल में होती है। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने हिस्टोग्राम की मदद से पॉलीगॉन बनाना सीखा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और हिस्टोग्राम के बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखा। बेसिकली वहां पर क्या करते हैं, क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ्स डेटा को सेम तरीके के डेटा को आप कंपेयर करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में खास बात क्या थी कि एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर बॉस, बाय बाय।